आज हम लोग पढ़ेंगे चुनौती हिमालय की, कक्षा 5वीं की लेसन नंबर 18। हिमालय आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, हिमालय पर्वत। ये देखिए कितनी हिमालय पर्वत की सुंदर सी तस्वीरें दी गई है। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मतायन पहुंचे तो वहां के नव युवक कुली ने बताया, शाम सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। ये देखिए जोजिला पास जगह की नाम है। ये सागर तल से 11,640 फीट है ऊंचाई पर। जोजिला पास से आगे जब पहुंचे जवाहरलाल ने तो मतायन जो उनके साथ नियुक्त थे गाइड, उसने बताया, उसका नाम कुली है, कि साहब आगे सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है, रास्ता मगर बहुत टेढ़ा है। किशन ने कुली की बात काटी, बहुत चढ़ाई है। अब किशन ने बताया कि सिर्फ टेढ़ा ही नहीं, चढ़ाई भी बहुत है, मीन्स ऊपर को और चढ़ना पड़ेगा, और साहब दूर भी है, और बहुत दूर भी है जोजिला पास से। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस तब तो जरूर चलेंगे। 8 मील बोला लेकिन फिर भी बस बोल रहे हैं। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की और प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती है? जब वो चचेरे भाई के साथ कश्मीर घूमने निकले थे तो अमरनाथ भी जाने का सोच ही लिया है। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए, क्योंकि उन्हें एडवेंचरस काम करना अच्छा लगता था। अगर मुश्किल हो तो उन्हें और भी मजा आएगा, ऐसा उन्हें लगा। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूंगा, भेड़े चराने मेरी बेटी चली जाएगी। तो किशन ने बोला कि मैं चलूंगा, मेरी बेटी भेड़े चढ़ाने ले जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। तड़के यानी कि बहुत जल्दी ही, हाँ सुबह बहुत जल्दी ही तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। आकाश में रात्रि की कालिमा मतलब जब रात की जो पूरा काला छाया था उस पर सवेरे की लालिमा, सूरज की किरणों की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोल्ड डेजर्ट, जहां पर कोई पेड़ पौधे नहीं, घास व्यास नहीं होती है। ऐसा लगता है जैसे कि उजाड़ कहा गया है, कोई भी कुछ भी वनस्पति नहीं है होती है। उदास फीके बर्फ के ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। उदास और फीके कहा गया है, जिसमें पेड़ पौधे ना हो वो बिल्कुल उदास लगते हैं। फीके कहा गया है क्योंकि सफेद बर्फ से ढकी हुई चट्टानें थी, और जो सूरज की किरणें पड़ने पर वो कैसी दिख रही थी? बिल्कुल ताज के जैसी, हाँ मुकुट जैसा दिख रहा था, चमकने लगी थी। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सड़कते आ रहे हो। ग्लेशियर जहां बर्फ बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, तो दूर से जब देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि ग्लेशियर्स जो है वो पास आ रही हो। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। बहुत सर्दी थी, हड्डियां भी ठंड पड़ गई थी। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़ कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने की तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। दुर्गम यानी कि बहुत ही मुश्किल से जो पहुंचा जाए जहां पर, हाँ वो चुनौती दे रही थी, ये कैसे अभी आते हो हमारे पास। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गड़ेड़िया अब गाइड बन गया था। अब किशन जो है उनका गाइड हो गया था। बस 8 मील ही तो पार करना है। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती। अगर समतल पठार हो, हमारी जैसी जगह हो, तो 8 मील तो कोई बात नहीं, हम लोग चल के चले ही जाते हैं। लेकिन
इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया है। अभी जब हम लोग कभी पहाड़ी रास्ते में ऊपर की ओर चढ़ाई होती तो क्या होता है कि हमें आदत भी नहीं होती और ऊपर की चढ़ाई में हमें बहुत जल्दी थकान भी हो जाती है। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। डग यानी कि एक कदम। रास्ता बहुत ही वीरान था। वीरान यानी कि सुनसान। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था, क्योंकि वहां पेड़ पौधे नहीं थे, बिल्कुल खाली खाली, बिल्कुल खालीपन सा लग रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टान और सफेद बर्फ। मीन्स वहां जाने पर हम लोगों को एक पेड़ या फूल देखने के लिए हम लोग तरस जाएंगे। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक और सू सू करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जब हम लोग ज्यादा ऑल्टीट्यूड में ऊपर चले जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जिसको प्रैक्टिस ना हो वो उनके लिए वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक कुली की नाक से खून बहने लगा, तो उनमें से एक की जो है कुली की जो है नाक से खून बहने लगी। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रही थी। गले में और कनपट्टी के नसों में तनाव महसूस होना स्टार्ट हो जाता है जब हम लोग ज्यादा ऊंचाई में चढ़ते हैं। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ाया हो, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी। फिसलन बढ़ गई। चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई, सीधा पर्वत बिल्कुल जिसमें चढ़ाई कर रहे थे। ये देखिए वे लोग पर्वत से होकर ऊपर की ओर जा ही रहे हैं। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा वह मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। तो क्योंकि चारों ओर पूरा हिम शिखर मीन्स बर्फ से ढके हुए पहाड़ थे, तो उसके बीच में वो बिल्कुल राजा के मुकुट सा लग रहा था। प्रकृति की कैसे मनोहर छटा थी। आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंधलके में ओझल हो गई। और एक कभी क्या होता है कि कभी सूरज अगर निकलता है तो फिर ओझल हो जाती है। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। 4 से 12 बजे तक वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त। फिर अमरनाथ से भी ऊपर मीन्स अमरनाथ से भी ऊपर पहुंच गए हैं। पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था, न बदन में सुस्ती। अगर हम लोग होते तो वहीं पर वापस आ जाते। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, क्योंकि उन्हें चुनौती स्वीकारना अच्छा लगा था। निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। शाम लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा कि हम वापस चले जाते हैं, नहीं तो टेंट में पहुंचने का टाइम भी नहीं बचेगा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा। बोले कि अब अमरनाथ तो और भी दूर है। अभी जितना चल के आए हैं उतना ही और भी बचा है। चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है। मीन्स पूरा मैदान अभी चल के फिर पार करना है। कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। तो मैदान को क्रॉस करने के बाद फिर नीचे जाना पड़ेगा। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही ऊबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर
एक समान कर दिया था। वो जो है पठार ऊंची नीची थी, बस उसके ऊपर बर्फ पड़ जाने के कारण सीधी दिखाई दे रही थी। गहरी खाइयां थी, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे। ओ, उस जगह में अगर कोई गड्ढा भी था तो वो भी बर्फ से ढक गया था। और गजब की फिसलन थी, कभी पैर फिसलता और कभी बर्फ में पैर अंदर धंसता जाता, पूरा बर्फ धंसता जाता। बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे, कहीं गड्ढा थी, कहीं बर्फ थी, तो उन्हें बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। मीन्स समतल में जाना तो जो वो पहाड़ चढ़ रहे थे उससे भी मुश्किल हो रही थी। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, एक खाई देखा नीचे की ओर और उनका पैर भी उसी समय फिसला। वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। अरे, खाई में गिर पड़े। शाप गिर गए। किशन चीखा, तब किशन ने चीखा कि सर तो गिर गए। जवाहर, भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की ओर तेजी से बढ़े तो भाई ने चिल्ला के जब बुलाया जवाहर, तो जो इतना शांत घाटी थी वहां पे गूंज उठी थी। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा। इसीलिए उन लोगों ने अपने आप को रस्सी से बांध रखा था। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशोर के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। खाई इतना गहरा था कि जब उन्होंने ऊपर मुंह उठा के देखा तो उनके भाई का और किशन का चेहरा बहुत ही धुंधला दिख रहा था, शायद बहुत दूरी में थे। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। भाई ने कहा कि हम खींच रहे हैं तुमको, तुम रस्सी मत छोड़ना, उसको पकड़े रखना। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं, वह चिल्लाए। उन्होंने सोचा कि इतनी ज्यादा फिसलन है कि ऐसे ही नहीं खींचा जाएगा, तो उन्होंने चट्टान पर पैर जमा लूं क्या, ऐसा पूछा। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पैंग बढ़ा। जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। जब हवा में लटके हुए थे तब थोड़े डर भी गए थे, लेकिन जब धरती को वे छू पाए पैरों से तो उनकी थोड़ी सी हिम्मत हुई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूं, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। तो उन्होंने भी जवाब में कहा कि मैं ठीक हूं और ऊपर की तरफ आने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाते और मजबूती से रस्सी पकड़ लेते, कहीं और नीचे ना गिर जाए। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, तो हाथ जो है कटने लगी थी बिल्कुल। पर जवाहरलाल ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार-बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। कुली और किशन भी उन्हें ऊपर की ओर खींच रहे थे। धीरे धीरे सड़क कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी ना चले। जब वे ऊपर पहुंचे, ऊपर से जाकर नीचे देखा तो देखा कि खाई तो बहुत ज्यादा गहरी है, अगर कोई गिर जाए तो उसका कोई पता ही ना चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली, ताकि वे जवाहर जो है बच गए ना। साहब, चोट तो नहीं आए? कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़,
जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए, लेकिन वे फिर भी वापस आने का नाम नहीं ले रहे थे। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रही। तो आगे जब वे बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा कि ऐसी खाई बहुत ज्यादा है, इसलिए वे वापस आ गए, अमरनाथ की दर्शन नहीं कर पाए। इस लेसन को सुरेखा मंडिकर ने लिखी है। बहुत सुंदर है इसका एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल पहाड़ी एरिया हमारे आंखों के सामने से जैसे कि हमें सब कुछ दिख रहा हो, कैसी पहाड़ी है। बिल्कुल कोल्ड डेजर्ट के बारे में जितना पढ़ा था उसी का आभास भी ये लेसन हमें करा रही है। तो आप लोग इस लेसन को पढ़िए, इसमें कई सारे हार्ड वर्ड है जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चाहे तो मैं मीनिंग बता दूंगी। खूब पढ़िए और हार्ड वर्ड्स को खूब लिखिए, लर्न कीजिए। वर्ड्स लर्न करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।